नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के एडिटोरियल एनालिसिस में बात करेंगे पॉक्सो एक्ट की, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2012 की। ये एक्ट जब से लागू हुआ है इसको 10 साल हो चुके हैं। इस एक्ट ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके अलावा इस एक्ट के साथ कुछ विवाद भी जुड़े रहे हैं, जिनकी वजह से इसकी कमियों को समय समय पर उजागर किया जाता रहा है। आज के एडिटोरियल में, जो कि द हिंदू में प्रकाशित हुआ है और जिसे लिखा है आर के विज जी ने, जो कि एक फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के, वो हमें बताएंगे कि कैसे पॉक्सो एक्ट के दुष्परिणाम हुए हैं और कैसे पॉक्सो एक्ट में और ज्यादा सुधार किए जा सकते हैं। वो 3 इंस्टेंसेस बताते हैं कि 3 तरीके की कमियां पॉक्सो एक्ट में हैं, जिनको अगर हम सुधार लेंगे तो शायद ये जो एक्ट है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और हमें शायद और ज्यादा बच्चे बच्चियों की जाने बचाने में या सेक्सुअल हैरेसमेंट से उनका पीछा छुड़ाने में मदद मिल सकेगी। आउटलाइन देख लेते हैं। पहले वो पॉक्सो एक्ट की भूमिका के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि ये एक्ट क्या है, कब आया है, इसका कारण क्या था और ये क्या काम करता है। उसके बाद वो इंस्टेंसेस पर जाते हैं कि ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, यानी कि ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए समान रूप से कार्य करता है। फिर वो बताते हैं कि कौन कौन से क्राइम्स ऐसे हैं जिनको इस एक्ट के अंदर लाया गया है, या कौन सी ऐसी चीजें थी जो हमारे जनरल कानूनों से बाहर छूट रही थी जिन्हें इस एक्ट में शामिल किया गया है। उसके बाद वो बात करते हैं इस एक्ट की कमियों की। वो 3 कमियां इस एक्ट की गिनाते हैं, जिनमें से पहली कमी वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है। इसके बाद वो अगली कमी पर आते हैं और 2-3 केसेस के इंस्टेंसेस, 2-3 हाई कोर्ट के केसेस के इंस्टेंसेस देकर के हमें बताते हैं कि ये कमियां किस प्रकार रही हैं और इन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है। फिर एक बहुत बड़े इश्यू की वो बात करते हैं, एज की, कि एज डिटर्मिनेशन एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। इन कमियों को एक एक करके देखेंगे कि एक्ट में 3 बड़ी कमियां कौन सी हैं जिन्हें हम सुधारना चाहते हैं या जिन्हें सुधार सकते हैं। और फिर तीसरी कमी जो है वो पुलिस से संबंधित है, यानी कि एक तो जो जुवेनाइल है उससे संबंधित है, फिर एक सिस्टम से संबंधित है और एक कमी जो उनकी है वो प्रक्रिया से संबंधित है। तो वो 3 प्रकार की कमियां इसमें बताते हैं। आप इन तीनों कमियों के बारे में जानिए, उन्हें लिखिए, क्योंकि ये आपको अपनी आंसर राइटिंग में पॉक्सो एक्ट से जुड़े किसी प्रश्न में या बाल शोषण से जुड़े किसी भी प्रश्न में आपको मदद कर सकते हैं। तो चलिए अपने आर्टिकल पे चलते हैं, एक एक करके देखते हैं कि आर के विज जी ने क्या बताने की कोशिश की है और कैसे वो हमें पॉक्सो एक्ट समझाएंगे आज। सबसे पहले वो बात करते हैं कि 2012 में ये एक्ट लागू हुआ था और यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड इन 1992, यानी कि 1992 की जो यूएन कन्वेंशन है ऑन चाइल्ड राइट्स, उसको रेक्टिफाई करने के लिए भारत ने इसे लागू किया था 2012 में और 2022 में इसे 10 साल हो चुके हैं। तो 10 सालों में वो एक आंकलन करते हैं कि क्या इस एक्ट का प्रभाव पड़ा है और क्या हम सफल हुए हैं अपने बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल असॉल्ट्स हैं उनको कम करने में या किसी प्रकार से उनमें कमी लाने में। वो बात करते हैं कि सरकार ने तो प्रयास किया इस एक्ट की पूरी जो डिबेट हुई उसके बाद में कि 18 साल से घटाकर जो एज है वो 16 कर दी जाए, लेकिन फिर भी सरकार ने इसको मना कर दिया। और ये जो एज है जो 18 से 16 करने की, यानी कि जो इसका एम्बिट बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे थे, यानी कि पहले हम मानते थे कि 18 साल से कम उम्र के हम जुवेनाइल मानेंगे, उनके साथ अपराध को इसमें शामिल करेंगे, लेकिन फिर इससे 16 साल से कम उम्र के अपराधों को शामिल करने की प्रक्रिया के बारे में कहा गया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया। लेकिन जब इसके इफेक्ट्स को ग्राउंड पर देखा गया तो पाया गया कि जो एज ऑफ कंसेंट जिसे 18 से घटाकर 16 करने की बात की जा रही थी, वो ऑन ग्राउंड रियलिटीज खरा नहीं उतरता है किसी प्रकार से, इसलिए सरकार ने उसे नहीं माना। वो आगे बात करते हैं कि ये एक जेंडर न्यूट्रल नेचर का है, यानी कि हम आमतौर पर मानते हैं कि वो पहले इसकी खूबियां गिना रहे हैं कि ये एक्ट किस प्रकार से अच्छा है, क्यों इसे लाया जाना चाहिए था, इसमें कौन सी विशेषताएं हैं जो हमारे काम की हैं। तो पहली विशेषता का वो जिक्र करते हैं कि ये एक जेंडर न्यूट्रल नेचर का है, यानी कि ये एक्ट ये नहीं देखता कि आप पुरुष हैं, आप महिला हैं, आप बच्चे हैं, बच्ची हैं, और एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट की तरह कार्य करता है। क्योंकि हम अक्सर मानते हैं कि जो सेक्सुअल असॉल्ट्स हैं वो नॉर्मली महिलाओं के केस में ज्यादा होते हैं, पुरुष जो बच्चे हैं उनके केस में कम होते हैं। लेकिन इस केस के विक्टिम्स में हमने पाया कि प्रति 1000 में से पॉक्सो एक्ट के जो केसेस हैं उनमें 8 केसेस, यानी कि 0.8%, ये आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये हमें दिखाता है कि पुरुषों के साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट जो बच्चे हैं उनके साथ भी होते हैं, जो कि शायद सोसाइटी की नजर से कहीं ना कहीं बाहर था। वो ऐसा नहीं मानने को तैयार थे कि पुरुषों के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन हुआ है उनके साथ, और 0.8% ये नंबर निकल के आए पॉक्सो केसेस में। तो ये हमारे लिए एक आंख खोलने वाला विषय था
कि पुरुषों के साथ भी इस प्रकार के क्राइम्स हो सकते हैं, और उन्हें पहली बार इस तरीके से जो अनरिपोर्टेड क्राइम थे उनकी श्रेणी से बाहर निकाला गया। और अगर जो ये एक्ट है ये ना आता तो बहुत सारे ऐसे क्राइम्स थे जो शायद अनरिपोर्टेड जाते, लेकिन इस एक्ट की एक और खास बात वो बताते हैं, वो कहते हैं कि इसमें एक स्पेशल कैटेगरी है जिनको हम अनरिपोर्टेड क्राइम्स कहते हैं। तो जो केसेस रिपोर्ट नहीं होते उनके लिए आप अलग से प्रावधान करते हैं। इसके एवज में जो पेरेंट्स हैं वो और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं इन मामलों को लेकर के, और अगर कोई अनरिपोर्टेड क्राइम भी है तो वो इंस्टीट्यूशनल तौर पर उसका संज्ञान लेते हैं और उस पर एक्ट करते हैं। फिर वो आगे बताते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो मटेरियल है उसको एक ऑफेंस बना दिया गया है जो कि पहले नहीं था। इसी कारण की वजह से बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे सिंडिकेट्स में जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसका यूज किया जाता था, उसको बनाया जाता था और सर्कुलेट भी किया जाता था। लेकिन जब से ये एक्ट आया है तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक क्राइम है, सेक्सुअल असॉल्ट है, और उसके आने के बाद से चाइल्ड के अगेंस्ट जो क्राइम हुए हैं वो भले ही हमें एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर ना दिखे, लेकिन वो निश्चित तौर पर कम हुए, और बच्चों का इस प्रकार के क्राइम्स में जाना कम हुआ है, जिसको पहले इंडियन पीनल कोड में सिर्फ ये बता दिया गया था दैट आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ अ वुमन, यानी कि जो रेप था, जो सेक्सुअल असॉल्ट था, उसको हमने और ज्यादा बारीकी से और ज्यादा डिटेलिंग के साथ प्रेजेंट किया इस एक्ट में। पहले हम कहते थे अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो हम कहते थे कि आईपीसी के अनुसार कि किसी महिला की गरिमा को भंग करना, इसको हमने और ज्यादा विस्तृत किया पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, और ये एक बहुत अच्छा प्रयास वो कहते हैं। लेकिन फिर वो समस्याओं पर आते हैं कि समस्याएं क्या हैं। तो पहली समस्या वो गिनवाते हैं कि नो चेंज इन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका है वो नहीं बदला है। क्यों नहीं बदला है, कैसे नहीं बदला है, वो आगे बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ज्यादातर प्रोसीजर्स जो हैं वो सीआरपीसी के अंतर्गत गाइडेड है या सीआरपीसी से गाइडेड है, और हम उसी पुरानी परंपरा पर चलते हैं। पुरानी परंपरा क्या है? पुरानी परंपरा ये है कि एक मेडिकल ऑफिसर होगा और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एग्जामिनेशन होगा। जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में होता है, और उसके बाद चाइल्ड की जो एज है या जो भी विक्टिम है उसकी एज को हम निर्धारित करते हैं। विक्टिम की एज निर्धारित करने के बाद एक सब इंस्पेक्टर लेवल की विमेन इंस्पेक्टर यानी कि विमेन सब इंस्पेक्टर उनके बयान लेती हैं, या तो उनके घर जाकर के लेती हैं या उनको किसी ऐसे स्थान पर बुलाती हैं जहां पर वो सुरक्षित हों, कम से कम उनको किसी भी प्रकार से ऐसा ना लगे कि वो किसी दबाव में आकर के कोई बयान दे सकती है। ठीक है, लेकिन फिर ऐसे में वो कहते हैं कि हमारे पास विमेन फोर्स ही नहीं है, हमारे पास विमेन सब इंस्पेक्टर्स नहीं है, विमेन ऑफिसर्स नहीं है, और फोर्सेस में विमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो अपने आप में बहुत कम है। ऐसे में सवाल उठता है कि विमेन ऑफिसर जब ऑलरेडी कम है, सब इंस्पेक्टर्स, तो केवल 10% वो बताते हैं कि केवल 10% है, और इतने पुलिस स्टेशन में इतना विमेन स्टाफ नहीं है कि वो इतने सारे केसेस को केटर कर सके। लेकिन 2015 में हमने कोशिश की कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा कि एक स्कीम लाई जाए जिसे हमने कहा इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, IUCAW, जिसके जरिए 15 पुलिस विमेन ऑफिसर्स यानी कि कम से कम 1/3 भी किसी भी पुलिस स्टेशन में हम विमेन ऑफिसर्स को रखें, और हर जिले में कम से कम इस प्रकार के पुलिस स्टेशन हमने स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया और हम इस एम से बहुत दूर रह गए। इसी कारण से महिलाओं की उपस्थिति, महिला पुलिस ऑफिसर्स की उपस्थिति न होना इस प्रकार के क्राइम्स में एक बहुत बड़ा एंगल हो जाता है कि हम किसी भी विक्टिम को उसके न्याय तक नहीं पहुंचा पाते। ये पहली वो कमी इसकी बताते हैं, पुलिस ऑफिसर्स की कमी। इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो लक्ष्य था सरकार का वो 50-50% शेयरिंग पर था, यानी कि सरकार फंड देगी लेकिन उसके साथ साथ स्टेट को भी ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे कि वो इस प्रकार के जिनमें 15 पुलिस ऑफिसर्स हों और उनको कोई विमेन ऑफिसर ही हेड करे जो कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल की हो। लेकिन फिर जो ज्यादातर सरकारें थी उन्होंने इस प्रकार के जो कृत्य थे सरकार के उनको हाफ हार्टेडली यानी कि बहुत अनमने मन से उसको स्वीकार किया या स्वीकार नहीं किया, और सरकार के जो महिला डेस्क और पुलिस स्टेशन में महिला स्टाफ को बढ़ाने के जो प्रयास थे वो धूमिल हो गए, धुंधले रह गए, जिसका सीधा असर पॉक्सो एक्ट पर पड़ा है। तो AK विज जी बताते हैं कि पहला जो सरकार का प्रयास था वो पुलिस में सुधार करना था, लेकिन पुलिस में सुधार ना होने की वजह से पॉक्सो एक्ट को खामियाजा भुगतना पड़ा। नंबर 1 बात। इसके बाद वो कहते हैं कि ऑडियो विजुअल मीन्स से जो भी स्टेटमेंट लिए जाते हैं, यानी कि जो महिला सब इंस्पेक्टर हैं वो जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती हैं तो वो ऑडियो विजुअल मीन्स में भी हो सकते हैं, लेकिन आगे वो एक केस का जिक्र करते हैं
शाफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल 2018 के केस की बात करते हैं, जिनमें जो भी ऑफेंस हुए हैं यूजिंग ऑडियो विजुअल मीन्स वो सबमिसिबल नहीं माने गए। तो यहां पर जो भी ऑडियो विजुअल मीन्स से जो भी क्राइम होते हैं, जो भी ऑफेंसेस होते हैं, वो सबमिसिबल नहीं है। और इसी वजह से ये एक वजह और है जिसके जरिए हम पॉक्सो एक्ट में ज्यादातर विक्टिम्स को न्याय नहीं दिला पाते। आगे वो बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे हम इंटेग्रिटी जो है, जो ऑडियो विजुअल मीन्स हमारे जो एविडेंसेस के हैं उनकी इंटेग्रिटी बनाए रख सकें, या हम ये वो सीधे शब्दों में दरअसल ये कह रहे हैं कि हम इंश्योर नहीं कर सकते कि हमारे पास जो ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड्स हैं वो सेफ रहेंगे। हमारी इंटेग्रिटी पर वो सवाल उठाते हैं कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि क्या हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि एक और प्रोविजन है जो कि स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने को लेकर के है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब इस प्रकार की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है तो उनमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बुलाया जाता है। और ऐसा होने की वजह से जो स्टेटमेंट है वो किसी भी प्रकार से नलीफाई की जा सकती है। तो ये एक और बड़ा कारण हो गया। दो कारण वो बता चुके हैं कि इस एक्ट में क्या कमी है। अब वो तीसरा जो कारण बताते हैं वो मेडिकल एग्जामिनेशन को भी बताते हैं। जो विक्टिम है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर के भी इन्हें समस्याएं पाई गई हैं, क्योंकि हम जो सारा कंडक्ट है अपना वो सीआरपीसी के तहत करते हैं और सीआरपीसी और पॉक्सो एक्ट से अलग है। लेकिन फिर भी जो टू फिंगर टेस्ट है जिसको बैन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा, वो अभी तक यूज किया जाता रहा और कई जगह अभी भी यूज किया जाता है, जिसको लेकर के बहुत सारे विवाद हैं। तो ऐसे में जब इस प्रकार के बैंड टेस्ट लगातार हम करते रहते हैं, वो भी कारण है कि हम एक प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते विक्टिम का, जो कई बार कारण बनता है उनके कोर्ट्स में जाकर के उनको किसी प्रकार से न्याय न दिलाने का। मेडिकल एग्जामिनेशन, पुलिस की कमी और जो एविडेंसेस हैं, ऑडियो विजुअल एविडेंसेस की हम बात कर रहे हैं, उनके कारण इस प्रकार की दिक्कतें पॉक्सो एक्ट में होती हैं। उसके बाद वो बात करते हैं एज डिटर्मिनेशन की। एज डिटर्मिनेशन में वो कहते हैं कि एज डिटर्मिनेशन अभी भी जो हमारा एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, उसके जरिए हम करते हैं। लेकिन एक अन्य केस का फिर वो जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013, जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 के केस में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि आप एज डिटर्मिनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, यानी कि जो लिखित प्रोविजंस हैं पहले से, उन्हीं का प्रयोग करेंगे। और उन प्रोविजंस में जो आईओज हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होते हैं, वो ज्यादातर डेट ऑफ बर्थ के लिए स्कूल के रिकॉर्ड के एडमिशन को, विड्रॉल रजिस्टर को या इस प्रकार के अन्य जो केसेस हैं उसको दर्ज करते हैं। यानी कि या तो आपका एडमिशन जो आपने स्कूल में कराया है उसके एविडेंस के बेसिस पे आपकी एज को डिटरमाइन करेंगे, या कोई अन्य किसी प्रकार से सरकारी डॉक्यूमेंट में आपकी जो एज है उसको लेंगे। और अगर ये दोनों ही रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो पेरेंट्स के बयानों के आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की जो मेडिकली एग्जामिनेशन से किसी प्रकार एज को डिटरमाइन करने का सवाल आता है, तो मेडिकली एज डिटरमाइन करने का जो स्कोप होता है वो काफी बड़ा होता है। यानी कि उनकी जो एज का गैप आता है, मान लीजिए आपने मेडिकली बताया तो उन्होंने बता दिया कि 15 से 19 वर्ष की हो सकती है, तो ये एम्बिट इतना बड़ा है कि आप इसमें कौन सी एज लेंगे, अपर लिमिट लेंगे, लोअर लिमिट लेंगे। और ऐसे मामलों में बहुत संभावना है कि जो एक माइनर है उसको एक मेजर दिखा दिया जाए, यानी कि नाबालिग को बालिग साबित कर दिया जाए किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन के जरिए। और जब पेरेंट्स से पूछा जाता है एज के बारे में तो उसको आप कोर्ट में स्टैंड नहीं करवा सकते, यानी कि उसको किसी भी प्रकार से खारिज किया जा सकता है। तो एज डिटर्मिनेशन कि कोई माइनर है या कोई मेजर है, जब रिकॉर्ड अवेलेबल हमारे पास नहीं होता, क्योंकि हम अपनी पुरानी प्रक्रिया को उसकी पालना करते हैं, इस वजह से एज डिटर्मिनेशन एक मुख्य कारण बन जाता है। फिर वो तीसरी बात करते हैं। उन्होंने दो बातें करी हैं, पहली है पुलिस की, दूसरी बात उन्होंने करी है डिटर्मिनेशन की, एज डिटर्मिनेशन की, और तीसरी बात वो करते हैं इन्वेस्टिगेशन पीरियड की। इन्वेस्टिगेशन में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत वो कहते हैं कि अगर आप किसी रेप की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी माइनर के साथ रेप हुआ है, तो आईओ क्या करते हैं कि उनको बहुत जल्दी केस की फाइल बंद करने की जल्दी रहती है, और वो कहते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो ऐसे मामलों में 90 दिन का दिया गया है। तो 90 दिन के टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए आईओज पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सरकार ने एक बार चाहा था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, कि जो इस प्रकार के पॉक्सो एक्ट के केसेस हैं उनका सुपरविजन किया जाए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के द्वारा, और उसमें स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स भी शामिल हो। तो आईओज नहीं चाहते कि वो किसी भी प्रकार से अपनी
जो कार्रवाई है उसके लिए इन सारे संस्थानों को जवाबदेह हों, क्योंकि ये मॉनिटर करते हैं। जो CCTNS है और जो स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं वो इसे लगातार मैनेज करते हैं। तो आईओज नहीं चाहते कि उनकी इन्वेस्टिगेशन डिले हो और उस डिले की वजह से उन्हें आंसरेबल होना पड़े अपने डिपार्टमेंट। तो अपनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या किसी प्रकार का प्रेशर टालने के लिए उन्हें बहुत जल्दी रहती है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दें और वो किसी भी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है या उसकी क्वालिटी है उसको ध्यान में रखे बिना अपनी इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी पूरी करते हैं और अमूमन 2 महीने में वो इसे पूरा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें FIR होने के एक निश्चित अवधि के अंतर जो चार्जशीट है वो फाइल करनी होती है और जितना जल्दी वो चार्जशीट फाइल करते हैं, अगर 2 महीने में करते हैं तो अभियुक्त जो अभियुक्त है उसको बेल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि अगर 90 दिन के अंदर कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है तो बेल दे दी जाएगी जो अभियुक्त है उसे। यानी कि चाहे आप जल्दी इन्वेस्टिगेशन करें चाहे आप लेट इन्वेस्टिगेशन करें, उसका अंतिम फायदा जो है वो अभियुक्त को ही मिलने वाला है, यानी कि ऑफेंडर को ही मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद वो आगे बताते हैं वही केस जो 60 दिन का हमने कहा कि अगर 60 दिन में आप अपनी चार्जशीट दाखिल कर देते हैं तो भी बेल दे दी जाती है ऐसे मामलों में। तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसके कम टाइम पीरियड का अर्थ तो ये होना चाहिए कि हम जल्दी से न्याय दिलाना चाहते हैं, लेकिन उसका कुल मतलब ये हो गया है कि वो कहीं ना कहीं विक्टिम के पक्ष में नहीं खड़ी, जिससे नुकसान होता है पूरी प्रक्रिया को। पॉक्सो एक्ट में ये कहा गया है, वो आगे बताते हैं कि ये साबित करना होगा, ये मान के चला जाता है कि जिसके अगेंस्ट विक्टिम ने आरोप लगाए हैं उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा मान के चला जाता है। और अगर पॉक्सो एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 114B से किसी प्रकार से कंफ्लिक्ट में है तो जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है यानी कि जिन्होंने आरोप लगाए हैं उन्हें ये कहना होगा कोर्ट में दैट शी डिड नॉट कंसेंट, यानी कि उनकी अनुमति के बिना ये सब हुआ है। लेकिन ऐसा पाया गया है कि अगर माइनर एज अभियुक्त की है तो माइनर एज के मामले में ऐसा कोई मामला नहीं होता है, यानी कि माइनर के केस में ऐसा बहुत कम देखा गया है कि उन्हें ट्रायल के दौरान इस प्रकार के किसी प्रश्न का सामना करना पड़े। तो अंत में वो यही कहते हैं कि पॉक्सो एक्ट एक बहुत शानदार एक्ट है, बहुत अच्छी मंशा के साथ लाया गया था, इसके बहुत सारे लाभ हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी कई ऐसी चीजें रह जाती हैं जिन्हें हमें सुधारना चाहिए और वो शायद इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर है। और अगर हम उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद हम अपने जो बाल शोषण है बच्चों को उनसे बचा सकेंगे। तो आज के एडिटोरियल एनालिसिस में इतना ही, आपसे कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।